नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PYT क्लासेस में। एलपी टेक्नीशियन के बैच में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की श्रृंखला में आज हम लोग अपने 7वीं क्लास लेके आए हैं। आइए हम लोग टाइम को लॉस न करते हुए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इस क्लासेस को एक सिस्टमैटिक ढंग से समझने के लिए आप पुरानी क्लासेस को, पिछली क्लासेस को आप भली भांति देख लीजिए, उनसे चित परिचित हो जाइए और तब आगे की क्लासेस आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ आएंगे। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरानी क्लासेस को, इसके पहले की जो क्लासेस अब तक हुई हैं उन क्लासेस को आप देख लीजिए। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। शक्ति, पावर। शक्ति, पावर। शक्ति क्या होती है कि शक्ति क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या है? कार्य करने की क्षमता। शक्ति क्या है या पावर क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। बच्चे रट्टे होते हैं, रटी रटाई चीज़ें बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और एग्जाम में दे देता है कार्य करने का दर, तो बोलेंगे ऊर्जा ही कहते हैं। ठीक है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि शक्ति क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है और कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति क्या है समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा शक्ति। एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वॉट होता है तथा व्यवहारिक मात्रक अश्वशक्ति होता है। इसका एसआई मात्रक वॉट होता है और इसका व्यवहारिक मात्रक अश्वशक्ति अर्थात हॉर्स पावर होता है। आइए समझते हैं। शक्ति का एक एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, वो होता है वॉट। शक्ति का एक व्यवहारिक मात्रक भी होता है, व्यवहारिक मात्रक बोलते हैं हॉर्स पावर। इसी को हम बोलते हैं अश्वशक्ति। ठीक है, व्यवहारिक मात्रक कैसे? एसआई तो आप समझ रहे हैं, व्यवहारिक कैसे? जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक हम ग्राम भी तो बोलते हैं, ग्राम भी तो होता है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम। तो ये व्यवहारिक मात्रक हो गया द्रव्यमान का। ठीक उसी प्रकार से शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, जबकि व्यवहारिक मात्रक हॉर्स पावर होता है, वही अश्वशक्ति। एक हॉर्स पावर बराबर यानी एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, जबकि एक मीट्रिक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक मीट्रिक अश्वशक्ति बराबर होता है 735.5 वाट। एक मीट्रिक अश्वशक्ति बराबर तो 735.5 वाट। ठीक है, हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक यानी शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, जबकि व्यवहारिक मात्रक हॉर्स पावर या अश्वशक्ति होता है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है और एक मीट्रिक अश्वशक्ति में 735.5 वाट होता है। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। KWH किलोवाट घंटा और हॉर्स पावर, किलोवाट घंटा और हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति में संबंध क्या होता है? किलोवाट घंटा केवी, KWH और एसपी में संबंध क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटे में बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि किलोवाट यानी 1 किलोवाट घंटे में कितना हॉर्स पावर होता है? 1.34 हॉर्स पावर होता है। वही आपको यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, एक मीट्रिक हॉर्स पावर में 735.5 वाट होता है, जबकि 1 किलोवाट घंटा में 1.34 हॉर्स पावर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है शक्ति बराबर कार्य बटा समय। आइए इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, शक्ति बराबर
कार्य बट्टा समय। शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है, ये फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। अब इस कार्य को हम क्या बोल सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। और जूल का मात्रक क्या होता है, जूल को हम कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। जूल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से, और समय को यस से। जूल को जे से, सेकंड को यस से, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं जूल पर सेकंड, और यही होता है वॉट, ठीक है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक जूल जबकि समय का मात्रक सेकंड। जूल को हम जे से डिनोट करते हैं जबकि सेकंड को यस से। जूल पर सेकंड हो गया, जूल पर सेकंड को ही हम वॉट बोलते हैं। क्लियर। आइए आगे देखते हैं, यहां पे कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन फार्मूले हैं, ये शक्ति के कहीं ना कहीं तीन फार्मूले हैं जो हमें याद रखने होते हैं। आइए देखते हैं इन फार्मूलों को कि ये फार्मूले कहाँ से बने और कैसे बने। तो पहला फार्मूला है P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई रखी है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ देखें, अगर इस आई आर को यहाँ रखें और V को इस साइड कर लें, तो अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो V अपॉन आई हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे इनका यूज है। अभी हम देखते हैं इनका यूज कहाँ कैसे आता है। V इक्वल टू आई यानी ओम के नियम का इस्तेमाल इस फार्मूले में किस तरीके से आता है, शक्ति में कैसे, शक्ति के फार्मूले में ओम के नियम का फार्मूला किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है, ये भी देखते हैं। तो P बराबर होता है V इंटू आई, यानी P बराबर होता है वी आई। हम P को ज्यों का त्यों ले लेते हैं। V की वैल्यू हम क्या रख देंगे, V बराबर क्या है, आई आर। V की जगह पे हम, इस V की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आई आर रख सकते हैं, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो V का बाद V, इस V के बदले ये पूरा आई आर हम लिख सकते हैं, इस V के बदले हम आई आर हम लिख सकते हैं। तो आई आर इंटू एक आई हमारा ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो हम ये क्या बन गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर बन गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा फार्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो कैसे आया आपने देखा, और पहला फार्मूला ये तो होता ही हमारा। अब तीसरा फार्मूला कहाँ से आया, ये तीसरा फार्मूला हमारा यहीं से आता है। P है, P ज्यों का त्यों है, V को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। V आई का मान क्या ले लिया, V अपॉन आर, हम गुणा कर देते हैं V अपॉन आर से, क्योंकि हमने V को ज्यों का त्यों लिया और आई का मान निकाल दिया V अपॉन आर। तो अब इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा फार्मूला बन गया। तो देख रहे हैं हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों फार्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, हमने इन चीज़ों को देख लिया अच्छे से। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखने हैं, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धारिता यानी कैपेसिटी। किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। समझिए इस चीज को। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी एकांक C क्या है, धारिता है यानी कैपेसिटी है। C क्या है, धारिता है, कैपेसिटी है। Q आपका चार्ज है, आवेश है, जबकि V क्या है, वोल्ट है, विभव है। C धारिता है, Q आवेश है, V विभव है, वोल्ट है या वोल्टेज है, ठीक है। तो एकांक विभव को उत्पन्न करने में आवश्यक आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। धारिता को हम C से ही डिनोट करते हैं। क्या बोलेंगे, एकांक विभव को उत्पन्न करने में आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहेंगे। नहीं समझ आया, ठीक है। आइए देखते हैं इस चीज को थोड़ा सा। हम दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, हम दाब किसे कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से हमने देखा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से एकांक वोल्ट को यानी एकांक विभव को उत्पन्न करने में आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू C भी लिख सकते हैं,
ठीक है। सी इक्वल टू वी अपान क्यू होता है, ये है धारिता का फार्मूला। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू इधर आ जाएगा और सी भी इधर चला जाएगा, क्यू इक्वल टू सी भी हो गया। ठीक है, जहां पे सी क्या है, जहां सी एक नियतांक है या कांस्टेंट है, जहां पर सी एक नियतांक है, Q इक्वल टू सी भी, जहां सी एक नियतांक है या कांस्टेंट है, सी क्या है, एक कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट हटेगा तो Q समानुपाती V हो जाएगा। जब कांस्टेंट वैल्यू हटी हमारी तो कांस्टेंट की जगह क्या आ गया, समानुपाती का निशान, और ये V पहले से है तो Q समानुपाती V हो गया, अर्थात Q आवेश है, चार्ज है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो। कौन, आवेश और वोल्ट यानी विभव, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होने के सेंस है, अगर आवेश अधिक होगा, चार्ज अधिक होगा तो वोल्ट अधिक होगा, विभव ज़्यादा होगा। आवेश कम होगा तो वोल्ट कम होगा, आवेश अधिक होगा तो वोल्ट अधिक होगा। यानी सेंस ये है कि अगर चार्ज अधिक है तो वोल्टेज अधिक होगा, चार्ज कम है तो वोल्टेज कम होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो फिर आ जाएगा हमारा Q इक्वल टू सी वी, सी वी। ठीक है, अब ये यही फिर से हमारा आएगा C इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से समानुपाती का निशान हटा तो बराबर आया, समानुपाती की जगह पे C आया, सी वी हो गया, Q अपॉन सी वी हो गया, और फिर हमने C को इधर लिया तो Q अपॉन V, वही चीज़ यहाँ पे बन गई। और ये Q है, Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और कूलाम को हम किससे डिनोट करते हैं, C से, और ये V है, ये वोल्ट है। ठीक है, अब बन जाएगा ये कूलाम पर वोल्ट, हम इसको लिख सकते हैं कूलाम पर वोल्ट, और यही होता है हमारा फैराड। कूलाम पर वोल्ट को ही, कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैराड। ये है इसकी एसआई मात्रक, किसकी, धारिता की एसआई मात्रक होता है फैराड। फैराड को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका एसआई मात्रक है। जबकि व्यवहारिक मात्रक इसका माइक्रोफैराड होता है। जबकि व्यवहारिक मात्रक, ये आपका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराड होता है। ठीक है, तो एक बार से फिर समझ लेते हैं कि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी भी, Q इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे C एक नियतांक, C कैसी वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब कांस्टेंट वैल्यू को हटाएंगे तो Q प्रोपोर्शनल V हो जाएगा, यानी Q समानुपाती V हो जाएगा, अर्थात चार्ज अधिक होगा तो वोल्टेज अधिक होगा, चार्ज कम होगा तो वोल्टेज कम होगा। जब यहाँ से समानुपाती का निशान हटाए तो फिर से आ गया C और V, C इक्वल टू Q अपॉन V हो गया, और Q क्या है, आवेश है, आवेश को हम C से डिनोट करते हैं, ये हमारा वोल्ट है ये। ठीक है, अब C अपॉन वोल्ट को हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट हो गया हमारा, यानी कूलाम प्रति वोल्ट होगा, कूलाम प्रति वोल्ट को भी हम फैराड बोलते हैं। फैराड क्या है, धारिता की एसआई मात्रक है, जबकि इसका एक व्यवहारिक मात्रक भी होता है धारिता, वो है हमारा माइक्रोफैराड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे ठीक, यही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है कि किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव वोल्ट से बढ़ता है। यही है, किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका वोल्टेज V से बढ़ता है। ये फार्मूला यहाँ पे C इक्वल टू Q अपॉन V, वही है। इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, हमने आपको बताया था। ये है, इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जबकि व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराड होता है। माइक्रोफैराड को हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं, जबकि व्यवहारिक मात्रक इसका माइक्रोफैराड होता है, जबकि व्यवहारिक मात्रक इसका माइक्रोफैराड होता है। एक माइक्रोफैराड, आइए देखते हैं, 1 फैराड, 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम, जबकि एक माइक्रोफैराड बराबर होता है 10 टू पावर -6, जबकि एक माइक्रोफैराड बराबर होता है 10 टू पावर -6 फैराड। इन दोनों फार्मूलों को भी आप याद रखिएगा। एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम, जबकि एक माइक्रोफैराड बराबर 10 टू पावर -6 फैराड होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी होंगी, 1 फैराड इक्वल टू 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम, जबकि एक माइक्रोफैराड बराबर 10 टू पावर -6 फैराड होता है। आइए आगे देखते हैं, गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से बढ़ती है तथा त्रिज्या घटाने से घटती है। कह रहा है किसी गोलाकार चालक की त्रिज्या का मान बढ़ाने पर इसकी धारिता बढ़ेगी, जबकि इसकी त्रिज्या का मान घटाने पर इसकी धारिता घटेगी। समझ पा रहे इस चीज़ को, यानी किसी कोई गोलाकार चालक है गोल साइज का, अगर उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाएगा तो
उस चालक की धारिता बढ़ जाएगी, जबकि उस त्रिज्या का मान कम कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो उसकी धारिता कम हो जाएगी। और इसका फार्मूला होता है किसी गोलाकार चालक की धारिता को हम C से डिनोट करते हैं। किसी गोलाकार चालक की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। ये क्या है? किसी गोलाकार चालक की धारिता है। किसी गोलाकार चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है, जहां पे R क्या है? गोलाकार चालक की त्रिज्या है, जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की परम वैद्युतशीलता है, पाई पाई है, 4 कांस्टेंट है। अब इन फार्मूले पे इन सभी का मान रख दिया जाए तो हम देखते हैं इस गोलाकार चालक की जो धारिता होगी वो निकलकर हमारे सामने आ जाएगी। तो C इज इक्वल टू 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7, आप जानते होंगे, इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है? आपको पिछली क्लासेस में मैंने बताई थी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर पढ़ा था। यहीं पे हमने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको हमने ये पिछली क्लासेस में बताए थे। तो ये 4 हो गया, पाई का मान 22/7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और R की वैल्यू कितनी होती है? तो 6400 किलोमीटर होती है। R की वैल्यू कितनी? पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जा रही है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 711 माइक्रोफैराड आ जाएगा पृथ्वी की धारिता। ठीक है, तो हमने क्या देखा? किसी गोलाकार चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। अगर पृथ्वी के केस में देखें तो पृथ्वी के केस में सारी चीज़ों को वैल्यू को हम पुट कर देंगे। 4 कांस्टेंट है, 4 को 4 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, जबकि R क्या है? हमारा पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? 6400 किलोमीटर होती है। इन सब को सॉल्व करेंगे तो 711 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो 711 माइक्रोफैराड क्या है? पृथ्वी की धारिता है। ये पृथ्वी की धारिता क्या? 711 माइक्रोफैराड। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, गणना करने के आधार पे, जब हम गणना करते हैं तो गणना करने के आधार पे जो पृथ्वी की धारिता होती है वो 711 माइक्रोफैराड होती है, जबकि वास्तविक तौर पे पृथ्वी को जो धारण करने की क्षमता है अर्थात धारिता है वो अनंत होती है। आप ऐसा समझिए, प्रैक्टिकली समझिए ना, कि पृथ्वी की धारण करने की कोई क्षमता होती है क्या? नहीं, तो वो अनंत है। जबकि गणना करने के आधार पर हम देखेंगे तो 711 माइक्रोफैराड होती है। पृथ्वी की वास्तविक धारण क्षमता क्या है? अनंत है, जबकि पृथ्वी की गणना के आधार पर उसकी धारण क्षमता क्या है? 711 माइक्रोफैराड है। ठीक है, उम्मीद है आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यही है, गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से बढ़ती है तथा त्रिज्या घटाने से घटती है। जो हमने ये बनाया था, ये 6400 किलोमीटर था, और हमारा इसकी त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो इसकी धारिता भी बढ़ जाएगी, इसकी त्रिज्या को घटा देंगे तो इसकी धारिता भी घट जाएगी। ये क्या है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है? पृथ्वी की धारिता ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, का या किसी भी गोलाकार चालक की धारिता का ज्ञात करने का फार्मूला है। गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होती है, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। हमने आपको बताया कि गणना करने के आधार पे जब भी गणना करेंगे तो गणना करने के अनुसार जो पृथ्वी की धारिता होगी 711 माइक्रोफैराड, जबकि उसकी वास्तविक धारण करने की क्षमता अर्थात धारिता क्या है? अनंत होती है। धारिता का मान मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य तथा धारिता अनंत होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम पृथ्वी के केस में बात करें तो जो विभव होगा पृथ्वी का और जो धारिता होगी पृथ्वी की, तो पृथ्वी का विभव शून्य होगा और धारिता अनंत होगी। विभव शून्य होगा जबकि धारिता अनंत होती है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है जबकि धारिता अनंत होती है। ठीक है, वही चीजें हैं जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। धारिता का मान मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज उपयोग में लाया जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य तथा धारिता अनंत होती है। यहाँ पे लिखा चीजें DSW MHA। तो जिस प्रकार हम लोग प्रतिरोध का मान निकालने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम धारिता का मान निकालने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनको देखते हैं, वो चीज़ें क्या हैं? DSW MHA आपको याद? ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग प्रतिरोध का मान निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से धारिता का माप
मान निकालने के लिए हम लोग DSW और MHA का प्रयोग करते हैं। DSW MHA क्या है, आइए उस चीज़ को देखते हैं। तो DSW MHA हमको याद रखना है, DSW और MHA। DSW क्या है, D से डिसोटी, S से शेयरिंग, W से विन। डिसोटी, शेयरिंग, विन। यहां पे देखेंगे M से मैक्सवेल, हेज और एंडरसन, मैक्सवेल, हेज एंड एंडरसन। DSW MHA, D से डिसोटी, S से शेयरिंग, W से विन। M से मैक्सवेल, H से हेज और A से एंडरसन। इन्हें डिसोटी, शेयरिंग, विन, मैक्सवेल, हेज, एंडरसन, DSW MHA। अच्छा, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो धारिता को नापने के लिए। धारिता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। और इसको बोलते हैं, MHA का यूज कहाँ करते हैं, इंडक्टेंस नापने के लिए, प्रेरक मापने के लिए। ठीक है, तो DSW का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, धारिता को मापने के लिए। धारिता को मापने के लिए केवल शेयरिंग, यहां पे लिखा हुआ है, धारिता को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो धारिता को मापने के लिए केवल शेयरिंग नहीं बल्कि डिसोटी, शेयरिंग और विन जैसे ब्रिजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जबकि प्रेरक को मापने के लिए हम लोग मैक्सवेल, हेज और एंडरसन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद कैसे रखेंगे कि DSW से क्या मापा जाएगा और MHA से क्या मापा जाएगा। बाद में आप भूल जाएं कि MHA से हो सकता है धारिता मापी गई हो और DSW से प्रेरक नापा गया हो। तो इसको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। धारिता को हम लोग इंग्लिश में कैपेसिटी बोलते हैं और कैपेसिटी का जो पहला लेटर है, आप देख रहे हैं C है। कैपेसिटी का पहला लेटर क्या है, C है। और यहाँ पे DSW, C के बाद क्या आता है, D, C के बाद D, यहाँ पे I के बाद M। ठीक है, तो C के बाद D, अर्थात C के बाद D आया तो C अर्थात धारिता, कैपेसिटी, धारिता, तो DSW हो गया। I इंडक्टेंस, I के बाद M आता है तो इंडक्टेंस यानी प्रेरक, MHA। तो कैपेसिटी यानी धारिता को हम DSW से नापेंगे, जबकि इंडक्टेंस यानी प्रेरक को हम लोग MHA से नापेंगे। तो कैपेसिटी को किस चीज़ से नापा जाएगा, डिसोटी से भी मापते हैं, यानी धारिता को किस चीज़ से मापा जाता है, डिसोटी से भी मापा जाता है, शेयरिंग से भी और विन से भी मापता है। विन से हम लोग आवृत्ति को भी नापते हैं, आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी। विन ब्रिज से हम आवृत्ति को भी मापते हैं और शेयरिंग से हम एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की परम वैद्युतशीलता, निर्वात की परम वैद्युतशीलता। तो शेयरिंग से हम शेयरिंग से हम ना केवल धारिता को मापते हैं बल्कि निर्वात की परम वैद्युतशीलता को भी मापते हैं। विन से ना हम केवल धारिता को मापते हैं बल्कि आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी को भी मापते हैं। तो हमने देखा कि धारिता को किन किन चीज़ों से मापा जाता है, डिसोटी, शेयरिंग और विन से मापा जाता है, जबकि प्रेरक को हम मैक्सवेल, हेज और एंडरसन से मापते हैं। हमने देखा कि शेयरिंग न सिर्फ धारिता को मापता है बल्कि वो निर्वात की परम वैद्युतशीलता को भी मापता है। वहीं विन न केवल धारिता को मापता है, विन आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को भी मापने का कार्य करता है। ठीक है, उम्मीद है आप इतनी चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संधारित्र या कैपेसिटर। संधारित्र या कैपेसिटर हमने अभी भी पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संधारित्र या फिर कैपेसिटर। अभी हमने पढ़ा कैपेसिटी और अब पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटी को हम बोलते हैं क्षमता, जबकि कैपेसिटर को बोलते हैं संधारित्र। तो कैपेसिटी और संधारित्र, कैपेसिटी और कैपेसिटर दो अलग अलग चीजें हैं। कैपेसिटी एक प्रकार की एक घटना होती है, एक क्षमता होती है, जबकि कैपेसिटर एक प्रकार का एक यंत्र होता है जो कि कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। कैपेसिटर जैसे कि फैन होता है, फैन में कैपेसिटर लगा होता है। आप टीवी चलाते होंगे, आपके घरों में टीवी यूज होती है तो टीवी में कैपेसिटर लगता है। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा जो घरों में ट्यूबलाइट यूज होती है तो ट्यूबलाइट कभी कभी जलती है बुझती है। ठीक, और टीवी में वही प्रक्रिया होती है। टीवी चलते चलते कभी कभी लगता है कि वो आ रहा है जा रहा है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमें आ रहा है जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि टीवी खराब हो गई है। ठीक है, तो वो वही चीज़ जो हम इलेक्ट्रिशियन पास ले जाते हैं, जब उनको हम अपनी समस्या बताते हैं कि हमारी टीवी अथवा ट्यूबलाइट
गुपचुप कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा वो इलेक्ट्रिशियन समझ जाता है कि इसका जो कैपेसिटर है, वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस खराब हो गया, अर्थात कैपेसिटर खराब हो गया है। वो 5 रुपये का कैपेसिटर चेंज कर देता है और आपसे 100-150 रुपये ले लेता है। तो कैपेसिटर का कार्य ये होता है कि वो धक्का देने का काम करता है। जैसे आपने ट्रेन में बैठा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे फैन होते हैं जो नहीं चल पाते हैं, लाइट होती है, सप्लाई जाती है, ऑन होता है, लेकिन वो अपने आप नहीं चल पाते। उसके लिए क्या करते हैं, हाथों से या किसी लकड़ी से, किसी भी चीज़ से आप उसको जब तक धक्का नहीं देते तब तक वो नहीं चले। जब आप धक्का दे देते हो तो वो चीज़ें क्या होती है, मूव कर जाती हैं, फैन मूव कर जाता है, चलने लगता है। तो ठीक यही काम जो हम धक्का देकर कैपेसिटर का काम कर रहे हैं, हम जो फैन को चलाने के लिए जो हम धक्का दिए वो क्या है, कैपेसिटर का काम हमने किया। तो यही काम कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, चीज़ों को धक्का देता है। जैसे आपके घरों में जो फैन लगा होता है, एसी फैन होता है, जो कि ट्रेन में जो फैन होता है वो डीसी फैन होता है, ठीक है। तो फैन को धक्का देने का काम कौन करता है, कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर बहुत सारी मोटरों में लगा होता है, लगभग हर सभी मोटरों में यूज़ किया जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रयोग सभी मोटरों में किया जाता है। आइए समझते हैं। संधारित्र या कैपेसिटर, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है, अर्थात चार्ज को इकट्ठा किया जाता है, आवेश की मात्रा को इकट्ठा किया जाता है। यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार करता है। डीसी को रोकता है तथा एसी को प्रवाहित करता है। यह एक स्थैतिक युक्ति है, ठीक है। जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को, बोले तो आवेश को, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो कैपेसिटर फैन को क्या करता है, धक्का देता है, और धक्का देने के बाद वो क्या करता है, फैन मूव कर जाता है, मोटर मूव कर जाती है। तो वो जो स्टोर करता है वो क्या स्टोर करता है, आवेश को, चार्ज को, और वो चार्ज क्या होता है, डीसी रूप में। आवेश क्या होता है हमारा, डीसी रूप में चार्ज होता है। डीसी रूप में वो, जैसे ये कोई हमारा एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर में एसी आती है, और यहाँ पे डीसी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एसी आई, डीसी स्टोर हो गया, और यहीं से फिर ये जब भेजेगा तो ये एसी ही भेजेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर में डीसी स्टोर होता है, डायरेक्ट करंट, जबकि अल्टरनेट करंट एसी करंट जाती है, प्रवाहित होती है। तो कैपेसिटर क्या करता है, मेन धक्का देने का काम करता है, ठीक है। यह एक प्रकार की स्थैतिक युक्ति होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डीसी जो करंट है वो स्टेबल है, तो यह एक प्रकार की स्थैतिक युक्ति होती है, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी अच्छे से। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।